हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगी और क्लास 9 का मैं आपको मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं हिंदी का, एसएसटी का और इंग्लिश का जो है काफ़ी हद तक करवा चुका हूँ, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की भी देख लेना, टर्म फर्स्ट वाली। तो इस वीडियो में हम मैथ्स का पेपर कर रहे हैं और ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के हैं, और सेक्शन सेकंड में 4 केस स्टडी है। ठीक है, पार्ट बी में 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और पार्ट सी के अंदर 11 क्वेश्चन है, जिसमें 4 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के, 4 3 मार्क्स के। ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। और वैसे कई क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी है, तो जिसमें चॉइस दे रखी है उसी में आप एक दो में से एक कर सकते हैं। ठीक है, और यह बोला गया कि प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। देखो, अगर आपने सीरियल नंबर नहीं डाला तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, यहाँ स्पेशली बोला गया है। कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते उसके नंबर जो आपने गलत किया उतने नंबर ही कटेंगे, ये नहीं कि जो आपके सही है वहां से भी आपके नंबर कम कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट ए करवाने जा रहा हूँ और इसमें 16 क्वेश्चन है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर में ये 3 चीजें इक्वल हैं तो इनमें से कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका कौन सा सही है। आप कहोगे सर 3 चीजें बराबर दे रखी है तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गए ना ये दोनों ट्रायंगल, तो इसको कैसे मर्जी लिख दो। ये क्या मतलब, क्या इसको भी लिखने का तरीका होता है? हाँ डियर स्टूडेंट, इसको भी लिखने का तरीका होता है। अब देखो, आपको कैसे पता लगाओगे कि इन चारों में से कौन सा कॉन्ग्रुएंट सही है। देखिए, हमें जो चीज दी होती है उसी को देखना होता है। देखो, यहाँ ए बी लिखा है ना, पहले मैं आपको पहला उतार के दिखाता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ना आपको। अब देखो, यहाँ पे लिखा है ए बी, लिखा है ए बी, यहाँ पर भी ए बी लिखा है। ठीक है, क्यू आर, देखो क्यू आर, ये ए बी शुरू में है और यहाँ पर क्यू आर पीछे है, तो ये गलत हो गया। समझे, अगर ये ए बी इसमें शुरू में है तो क्यू आर भी शुरू में होना चाहिए। भले यहाँ क्यू आर लिखा है या आर क्यू लिखा हो, लेकिन होना शुरू में चाहिए। ठीक है, देखो दो जने एक साथ होने चाहिए, जैसे क्यू आर हो या आर क्यू हो, लेकिन साथ में होने चाहिए, क्योंकि 4 × 3 3 × 4 जैसे 12 होता है ना, वो चल जाएगा। अब ये सेकंड देखो, ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू। अब चेक करो, ध्यान से चेक करो। यहाँ पर देखो, पहले हमें दे रखे ए बी ले लेते हैं पहले ना। ए बी, ए बी का यहाँ पर ए बी, ये रहा, ये रहा ए बी है ना, ए बी। और क्यू आर ये रहा ना। ठीक है, अब देखो बी सी, ये रहा शुरू में ना बी सी, और यहाँ पर पी आर, तो पी आर भी शुरू में है। उसके बाद सी है, देखो एक छोड़ के, और पी क्यू एक छोड़ के, तो ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है। जो तीनों साइड को जस्टिफाई कर रहा है वो ट्रू माना जाएगा, तो इसका आंसर बी आ गया। अब ये क्यों नहीं होगा, ये जल्दी से देख लो। देखो ए बी यहाँ पर है, यहाँ पर ए बी शुरू में है। ठीक है, क्यू आर, देखो क्यू आर एक जना छोड़ दिया, यहाँ पे साथ में या साथ ही छोड़ दिया, ये गलत है। अब ये देखो बी सी शुरू में, यहाँ पी आर, देखो पी आर साथ ही छोड़ दिया, तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, बी आंसर आ गया। तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, ठीक है, आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। आप इतना लिख दो तब भी ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू बताना चाहते हैं तो आप ये पूरी तरीके से लिख दें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण है। देखो, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन इज। देखो, अगर हम किसी को भी इरेशनल कह रहे हैं ना, यानी कि अपरिमेय कह रहे हैं, तो उसका मतलब होता है
कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आसान, जो कभी रुकता नहीं है, जैसे 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि सेम रकम नहीं आएगी। देखो, या 34 आ रहा है, या 344 आ रहा है, या 3444 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है, हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? दूसरे का बी आ गया। तो दूसरे का भी यहाँ बी है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं चलो लिख देता हूँ पूरा ही, मैं खाली नंबर नंबर डाल दूंगा क्योंकि फिर हिंदी इंग्लिश दोनों का है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्या ये अशांत अनावर्ती। क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद आ जाइए और में। अगर आप दूसरे का ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नीचे वाले में बोला गया कि अगर इसका रेशनलाइज किया जाए, हर का परिमेयकरण किया जाए, तो कैसे दिखाएंगे? देखो, पहले जो आपको रकम दे रखी है ना, इसको देखो, इसमें से बाहर क्या निकलता है। इसमें देखो कि इसमें बाहर क्या निकल रहा है, तभी आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये 15 दे रखा है। ठीक है, आपको हर का परिमेयकरण आता है ना बच्चों? तो एक बात और सुन लो ध्यान से, पहले देखा करो इसमें से कोई बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। क्वेश्चन देख लिया आपने, कह रहा है इसका अगर हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये कैसा दिखेगा इन चारों में से? इन चारों में से कैसा दिखेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो, 63 का आप प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 से कर लो, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो अगर 63 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 3 में से एक बाहर आ गया, तो 3 √7 आ गया। और अगर हम 20 का करते हैं, 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, √5 आ गया। ठीक है, तो ये और ये हमारा आ रहा है। तो अब पहले इसको ठीक करके लिख लो, 15 इस 63 की जगह क्या आएगा? 3 √7। ठीक है, और इस 20 की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? 2 √5। ठीक है, अब इसने बोला है कि केवल इसका रेशनलाइजेशन बताओ डिनोमिनेटर का, तो ये चीज ऊपर चली जाती है। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ये चीज ऊपर चली जाती है और यही चीज नीचे आ जाती है। ठीक है, ये ऊपर चली जाती है, ये नीचे, लेकिन ये प्लस का माइनस और यही माइनस नीचे, तो यहाँ कोई सा नहीं, तो मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज यही तो है। अब चेक करो कि चारों में से कौन सा आंसर ठीक होगा। देखो, ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस माइनस। अब चेक करो, यार 3 √7 ही है और यहाँ 2 √5 ही है। देखो, और चलो ये तो हमें पता लग गया कि इसका आंसर ए है, पर इसका आंसर सी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, जबकि क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो, दो में से एक बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये वाला क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो, आपको ना कंसेप्ट समझना है बच्चों। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। अब बताओ इसमें क्या गलती है? देखो, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, 4 लगा दिया, और यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, देखो ये चीज इन्होंने इसको खोला नहीं है ना, जानबूझ के नहीं खोला। ठीक है, नहीं तो बच्चे हिंट ले लेंगे और उन्हें पता है फिर वही चीज ऊपर लिखनी है। ठीक है, तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं, मैं अच्छे स्कोर की बात नहीं कर रहा, मैं फुल स्कोर की बात कर रहा हूँ। अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करो, अपने को मोटिवेटेड रखो। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में कह रहा है कि ये आपको
विलेज का डाटा दे रखा है पॉपुलेशन का, तो ये कह रहा है इसका ग्राफ बनाया, ये बना दिया ग्राफ। तो ये कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का डाटा दिया होता है तो बार ग्राफ होता है। अब ये कह रहे हैं जब बार ग्राफ बनाया तो आप बताओ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कौन होता है? ये होता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये वाई एक्सिस होता है। तो कह रहे वाई एक्सिस में आपने कितना स्केल लिया, ये तो कितना आसान है। अगर हमें वाई एक्सिस पर स्केल पता लगाना है तो कितना आसान है, ये देखिए किसी भी एक को ले लो, बी को ले लेते हैं, 700 दे रखा है। अब देखो बी को देखो 700, तो ये एक लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7, 7 लाइन 700, तो 700 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 100। यानी कि एक एक जो बॉक्स है ना वो 100 के बराबर लिया है। किसके बराबर लिया? 100 के। तो कौन सा 100 है? ये लिखा, ठीक है। तो बस 100 एक ही जगह लिखा है। तो हमारा तीसरे का जो आंसर है, ठीक है, ये देखो ये ना और वाला था, ये जो तीसरा नंबर नहीं था, 2 था और में, ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, ये था ना बी वाले में था ना, ये जो हमें बी में ये वाला करो, ये वाला, तो उसी को ही है, ठीक है। ये देखो और वाला था ना। अब ये जो थर्ड है ना, थर्ड, ये थर्ड ही है, तो थर्ड का आंसर हमारा क्या आ गया? ठीक है, 100 लोग। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे मेरे पास बहुत प्रकार के हैं ना, तो आप प्यारे प्यारे बच्चे तो प्लीज कोऑपरेट करना, ठीक है डियर। तो मैं इसी में सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी में समझा भी रहा हूँ। क्लियर हो गया? लेकिन आपको अपने शीट पर पूरा ध्यान रखना है, जब आप अच्छे से आंसर लिखेंगे ना तो बीच में रफ वगैरह मत करना। अगर करोगे तो ऐसे लाइन डाल देना, ठीक है। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन में डालना, समझ गए ना कैसे करना, मतलब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देखो, फोर्थ में बोला गया है आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए पूरा का पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है ना, तो हम आराम से वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। तो आप माइंड में भी सोच सकते हैं, भाई पूरा 360 है तो 130 को हम 360 में से घटाएंगे, ठीक है, 230 उसका आधा कर देंगे, 115, है ना। तो लेकिन अगर जो बच्चे थोड़ा सा जैसे नहीं समझ पाए तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए ध्यान से समझना। देखो जब पूरा सर्कल 360 का होता है डियर, तो x+10 ये ला, x+10 और ये x और प्लस 120, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? 360 के बराबर होगी। कंप्लीट एंगल, ठीक है, पूर्ण कोण। कौन सा? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो x और x कितने हो गए? 2x, 120 और 10 कितने हो गए? 130, और 360 में से 130 गए, 230, और 230 का आधा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 115, ठीक है। 230 का आधा कर देंगे, कितना आ गया? 115 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो चौथा हम लिखेंगे उसका आंसर हम लिख देंगे डी, 115 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है, हरीश कह रहा है कि यहाँ पर एक आपको स्ट्रो, उसने 2 स्ट्रो लिए हैं, ऐसे एक ऐसा ले लिया और ऐसे ही एक दूसरा उसने, जैसे मैंने पेन लिया तो स्ट्रो ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पेन लिया इस तरीके से बना लिया, ऐसे उस बच्चे ने स्ट्रो को लिया। तो उसने बोला हरीश प्लेसेस 2 स्ट्रो फॉर्मिंग एंगल ए एंड बी, तो ए और बी एंगल बनते हैं। तो अब वो कह रहा है कि वो इस स्ट्रो को ना हिलाता है, मूव करता है, ऐसे करता है। वो कह रहा है ऐसे करता है, जो बी है ना वो 3 टाइम्स हो जाता है ए का। सुन रहे हैं? क्योंकि देखो ये अभी बी छोटा है ना, तो वो जब ऐसे ऐसे करते करते जाए तो बी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा। तो बी जो है वो
3 गुना है ए का। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो बी ए के कितने के बराबर है? 3 गुने के बराबर है। ठीक है, अब आप सोचो एक लाइन का टोटल कितना होता है, मैं इसके आगे का भी बता रहा हूँ। एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है ना। तो आप लिखोगे बी प्लस ए 180 होगा। भाई देखो ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं ना, तो 180 होगा नहीं होगा? ठीक है, अब देखो फिगर कैसी बन गई, ये दिमाग में रखो। अब फिगर ये नहीं है, फिगर ये है कि उसने स्टोव को घुमा दिया, ऐसे कर दिया, बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। तो इसलिए बी की वैल्यू 3 गुने ए के बराबर है। ए को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके बी आएगा। और एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है? 180। बी की वैल्यू कितनी? 3 है ए, तो 3 है और ए कितना हो गया? 4 है। तो ए कितने का आ गया? 180 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 4 25 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45। और बी जो है ना वो 3 गुना है, तो 135 आ गई। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब देखो पूछा गया, यह बोला है कि आपको बताना कि इनमें से चारों में से कौन सी बात ठीक है। ये कह रहा है ए की वैल्यू ट्रिपल है, चेक कर लो। अरे ए की वैल्यू तो 1/3 हो गई, आया ना? ए की वैल्यू तो 1/3 हो गई है। देखो ए का मान 3 गुना हो जाता है। बताओ ए का मान 3 गुना हो गया नहीं ना? 1/3 है ना। और देखो यहां पर ये थोड़ी बोला था कि ये जो बी है वो ए का वो है, तो ये तो हमें तो वैल्यू पता ही नहीं थी कितनी है, इसकी बराबर है या नहीं। वो तो हमें बाद में बोला है कि जो ऐसा हम करेंगे ना तो बी जो है वो 3 गुना होगा ए का। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है ए का मान 2 बी के डबल से कम है, चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू बी का डबल कर दो। ठीक है, ये बोल रहा है ए का जो मान है ना वो बी के डबल से कम हो जाता है, चेक कर लो। बी का डबल करो, 105 का डबल कितना होता है? 270। ठीक है, 270 से बी की ए की वैल्यू कम ही है, तो ये तो ट्रू है। समझो मेरी बात? कह रहा है ना ए का मान 2 बी से कम हो जाता है। ठीक है, तो वो तो सही बात है, कम है। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि ए का मान 2 बी से ज्यादा हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब कह रहा है ए का मान 1/3 गुना हो जाता है, पर यहां पर मैं ये नहीं बता रखा कि 1/3 किसका गुना। ठीक है, ए का मान यानी कि ए का मान 1/3 गुना हो जाता है, द वैल्यू ऑफ ए बिकम 1/3 टाइम्स। ठीक है, अब ये नहीं बताया ना कि किसका टाइम्स हो जाता है 1/3। मेरी बात समझ रहे हो ना? यहाँ बोला है द वैल्यू ऑफ ए बिकम 1/3 टाइम। तो हाँ ये तो पता है, मैं देखो 1/3 ही तो है, 135 जो 45 है वो 135 का 1/3 है। पर यहाँ पे से बोलना चाहिए था कि बी का। तो जो बात क्लियर है वो हम यही बताएंगे कि ए का मान 2 बी से कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक अगर इसका हम डबल भी करते हैं तो भी ये कम है। क्लियर हो गया? देखिए मैं इसका डी आंसर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं कि 1/3 किसका। सुन रहे हैं? अब हम एज्यूम करके अगर नोट लिख देंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि 1/3 बी की बात कर रहा है तो फिर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम इस पे जो पूरा 100% क्योर है हम किस पे टिक करेंगे? बी पे। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर 5वीं का क्या आ गया? 5वीं का आंसर आपका आ गया बी। ए का मान 2 बी से कम हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लो, द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स लेस देन 2b। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है 7 और 11 के बीच में कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से आपको बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर 6 लिख रहा है अपॉन में, तो 7 और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने
पढ़ा था ना, 7 और 11 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं। जैसे 7 और 11 के बीच में नंबर अगर 5 निकालना तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। पर ये थोड़ा सा घुमा के बोलते बच्चे, यहाँ एम बाय 6 लिखते ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पर आप नहीं हो ना, यहाँ 6 लिखा है तो आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और 11 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 7 6 42 बटे में 6, 11 6 66 बटे में 6। ठीक है, अब ये कह रहा है ऊपर जो एम है ना वो ये है, तो एम किसके बीच में है, देखो ये कितना 42 और 66, तो 42 और 66 के बीच में होगा, चेक करो कहाँ लिखा है। देखो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम लाई बिटवीन 42 एंड 66, तो इसका ए आंसर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान था, तो एम के सभी संभावित मान 42 और 66 के बीच है। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम लाइज बिटवीन 42 एंड 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर नंबर लाइन पर ना 27 को रिप्रेजेंट किया गया है, तो रिद्धि का कार्य दिखाया रिद्धि ने करा है, और ओडी को रेडियस मानी है। देखो ओडी को रेडियस मानते, आपको पता नहीं है क्वेश्चन आता ना, इसको रेडियस मानते तो ये आर कैसे लगा देते हैं, ये आर कैसे लगा देते हैं। तो ये कह रहा है कि अब मानिए तो डी क्यू खींचा गया और ये हमने ये खींचे √27 आ गया। तो अब दो जनों ने अपनी अपनी बात बोली कि हम √27 कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि देखिए √27 निकालने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, और ये पता होना चाहिए। जब तक आपको मैं बताता हूँ, आपको ये और ये नहीं पता होगा तो आप ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पाथेगोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले ये पता होगा, फिर ये पता होगा, ये निकाल लेंगे, फिर ये पता लग गया, ये और ये से ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे। तो ये कह रहा है कि क्या हम टीना की मदद से √27 आंसर निकाल लेंगे। चेक करते हैं। टीना करिए ओ ए 5 यूनिट है, ओ ए 5 यूनिट है, मतलब ये 5 है। ठीक है, ओ ए, ये बी है और ये डी है। तो वो कह रही है कि ए बी और बी डी बराबर है 1 1 के, तो हमें ये 1 दे रखा है और ये भी 1 दे रखा है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं बच्चों, जल्दी बोलो। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 26 आ गया, तो ये आ गया रूट में 26। अब √26 का स्क्वायर 26 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 26 और 1 कितना आ गया 27, तो हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पाथागोरस थ्योरम लग रहा है, पाइथागोरस नियम लग रहा है। 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, ठीक है, और ये मैं सिर्फ रफ में कुछ बच्चों को बता रहा हूँ, ए बी। ठीक है, तो ओ बी हमें निकालना है ना, तो ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ठीक है, और ये ओ बी लास्ट में जाके रूट बन जाएगा, तो ये 26 का रूट आएगा। फिर यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो 90 के सामने मेरे को अलग लिखते हैं, ओ डी का स्क्वायर, तो ये हो गया ओ बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, और अब ओ बी कितना है √26, तो रूट से कट गया तो सिर्फ 26 बचा, और डी बी कितना है 1, तो 26 प्लस 1, तो 26 और 1 कितना हो गया 27 आ गया। तो निकाल सकते हैं ना आंसर, ये बता रहा था मैं। तो अब चलो टीना तो सही है, अब अजय का देखते हैं। अजय का ओ बी 26 है, तो चलो अजय ने तो पहले बता दी 26 है, और इसने बोलते ए भी 1 है, ए भी 1। अब एक बार बताओ बच्चों, अब अजय ने क्या करा है, अजय ने क्या करा, ये 26 बता दिया और इसने बता दिया कि ए भी 1 है। ठीक है,
OAB और ये एक है, हमें ये एक बता दिया। बच्चों एक बात सोचो, हमें ये तो पता नहीं, ये पता बता दे एक, पर हमें ये तो पता नहीं कितना है। बताओ, अगर ये 26 बता दिया, ये एक बता दिया, तो ये तो 5 निकल जाएगा ये। पर ये कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता। चलो ये तो पता है, ये तो नहीं पता ना, तो ये कैसे निकलेगा। तो इसलिए अजय की जानकारी पूरी नहीं है, तो अजय से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो केवल टीना की बात सही है, टीना इंटेलिजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो 7वें का आपका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन में 7वें का आंसर ए, केवल टीना, ओनली टीना। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है, और ये आपके चैप्टर 4 से है। तो ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू -1 हो, तो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे पता लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, आप जिस बच्चे को एक्सपीरियंस है वो देख कर भी बता देगा। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक चीज। देखो यहाँ x का 1 है, y का -1 है। खुद सोचो, x की जगह 1 रखो, y की जगह -1 रखो, तो 1 और 1 कितना, तो 0 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इन दोनों की ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x - y बराबर 2। अब ये आंसर है, चेक करो कैसे। देखो x का 1 दे रखा है, x का 1, y की जगह -1 है, और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी आंसर है। ठीक है, मैं तीसरा भी करके दिखा देता हूँ। तो 8वें का बी आंसर है, क्लियर हो गया। अब मैं इसका बताता हूँ सी क्यों नहीं है। देखो, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है। एक्स की जगह क्या दे रखा है बताओ, वही 1, तो जहां एक्स है 1 लिख दिया, वाई की जगह दे रखा -1, तो 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस 3 आ रहा है, जबकि यहाँ 4 दे रखा, तो ये गलत हो गया। अगर ये 3 दिया होता तो ये भी इक्वेशन सही होती है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट दे रखा 2x + y = 4। ठीक है, ये देखो, अब x की जगह रखेंगे 1, y की जगह -1, 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया यहाँ पर, 2 में से 1 आ गया। ठीक है, तो ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का हमारा बी आंसर आ गया। ठीक है, x - y = 2। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। और ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। आपको बताना है कि y का गुणज क्या होगा, मतलब मल्टीपल या कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा। ठीक है, मल्टीपल नहीं बोलना, कोफिशिएंट बोलना। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा सर ये तो आसान है, y के साथ -4 दे रखा है, -4 पे टिक कर देते हैं। ठहरो, यहाँ पर भी तो y दे रखा है, इसलिए जल्दबाजी मत करना, नंबर कट जाएंगे, ध्यान से समझना। और मेरी पिछले साल की सारी वीडियोस देख लो, टर्म फर्स्ट की बहुत काम आने वाली डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो उन वीडियोस को जरूर देख लो। ये दे रखा है, पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 दूनी 10, इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 4 20, 3x 4y - 7। ठीक है, अब देखो ये 10y है और ये 4y है, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, y में से y, अब ये 20 और 7 कितनों के माइनस के 27, और 3 का 3। देखो एक जैसे में से एक जैसे को जोड़ते हैं और घटाते हैं, सुन रहे मेरी बात। तो ये y है, यहाँ भी y है, तो सेम कर दिया। अब बताओ y के साथ क्या आ रहा है, 6। अगर x के साथ पूछता तो 3, बस। तो हमसे y का पूछा गया, तो y का आंसर क्या है, 6, तो इसका आंसर बी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर है 6। ठीक है,
अब नोवा क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोटि समान है। देखो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं ताकि हिंदी इंग्लिश को प्रॉब्लम ना हो। कोटि को बच्चों ऑर्डिनेट कहते हैं, मतलब वाई एक्सिस, मतलब वाई से जुड़ा हुआ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी ना आपको। और भुज मतलब होता है एफ सीसा, यानी कि एक्स एक्स, एक्स से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब ये क्लियर होगा, अब समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि अगर कोटि सेम है, कोटि मतलब ऑर्डिनेट, ये सेम है, और भुज यानी कि अब सीसा बाद में चेंज हो रहा है, तो इन चारों में से ग्राफ कैसा बनेगा। आप फटाफट बना क्यों नहीं लेते, आप ग्राफ बना क्यों नहीं लेते। देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है ये जो कोटि है ना, ये आपका ऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा और ये आपका डिफरेंट रहेगा। अब y आपका सेम है, तो जैसे y पॉइंट है, तो y आपका पॉइंट सेम है। जैसे हमने ले लिया 4 और यहाँ ले लिया 3, एक और ले लो 4, यहाँ ले लिया 2, क्योंकि इसने बोला y सेम है, ठीक है, और x अलग है। तो बनाओ ये पॉइंट कहाँ आएगा, बनाओ जल्दी से। x का 3 y का 4, ऐसे छोटे छोटे बना लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो x का 3 का है ये रहा, y का 4 का है 1 2 3 4, ये रहा। तो x का 3 y का 4 दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। x का 2, x का 2 ये रहा, y का 4 ये रहा। तो इसको मिलाओ, अभी लाइन आगे बढ़ाते रहो ऐसी, क्योंकि क्योंकि y जो है वो सेम है। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि जब भी अगर y सेम होता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, और अगर x सेम होता है तो वो y के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर यहाँ बोला है कोटि सेम है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मैंने आपको करके भी दिखा दिया, नहीं तो मैं सीधा आंसर भी आपको बता सकता था, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर आ गया, एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। अब हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो उसका सम जो है वो 180 डिग्री आता है। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो दो एंगल को जोड़ने पर 180 लाता हो। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो भाई वो तो हो नहीं सकते, क्योंकि तो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 100 का तो 100 का होगा, अब इधर 200 भी बन सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो एंगल का टोटल 90 हो, तो ये भी नहीं हो सकता। एडजेसेंट का मतलब होता है एंगल का टोटल 180 हो, लेकिन वो तभी होगा जब ये दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। और सप्लीमेंट्री में तो होता ही यही है कि दो एंगल का टोटल 180 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, डी। क्या है, समपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया। अब अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते, आपको कंफ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ये कह रहे यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा। ये कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर जो होता है ना उसका भी टोटल 180 होता है। ये कह रहा है अगर उसमें एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये लीनियर पेयर की एक लाइन डाल दी, अगर ये एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, बताओ, ऑब्ट्यूज होगा ना। अगर एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होगा ना। तो ये तो बहुत सिंपल था। तो ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, इसका बी आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या है, बी ओ सी, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखिए ये जो ओवर वाला होता है ना, तो अगर हम जैसे ये वाला कर रहे हैं तो इसमें सी है, तो इस वाले में भी सी। अब देखो मैंने आपको बताया ना
कि जो दो एंगल होते हैं उनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो जो एडजेसेंट है उनका भी टोटल 180 होता है। तो यहाँ पर 180 को बेस लेकर ये भी सही कर रहे हैं और ये भी सही है। तो दोनों में से अगर कोई बच्चा करता है तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर जो है उसके दो भी हो जाते हैं तो दोनों पे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम और वाला देखें, और वाले में तो आपका सी कंफर्म है, तो कोशिश करते हैं कि वो दोनों का आंसर जो है वो सेम ले लें, ठीक है, इसलिए ऐसे ही होता है। तो अगर आप इस बारे में आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 10th वाले में अगर आप सी और डी करते हैं तो आपको दोनों ही सही कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर हम 10वीं को और करते हैं तो उसमें तो यहाँ पे कौन सी है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, ठीक है। क्योंकि एडजेसेंट में यह है कि उन दो लाइन का पैरेलल होना चाहिए, वो दोनों इंटीरियर होते हैं, ठीक है, एक साइड के ट्रांसवर्सल के। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11th। तो 11th क्वेश्चन में आपको ये बोल रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल टी ओ आई, ये टी ओ आई, ये ठीक है, और ये ट्रायंगल टी ओ आई है, और दूसरा एस ओ डी, एस ओ डी, ठीक है। तो ये कह रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये कह रहे जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज जो है ना हमें एडिशनल चाहिए। देखो हमें एक तो चीज दे रखी है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मैं बना के दिखाता हूँ, देखो ये आपका एस है, ये आपका डी है, ये आपका ओ है, ये आपका टी है, ये आपका आई है, ठीक है। हमें ये तो बराबर होते ही क्योंकि वर्टिकल पिरियड एंगल हो गए, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ये कह रहे तीसरी चीज कौन सी होगी जो इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे, चारों में से कौन सा गलत, सॉरी चारों में से कौन सा सही है, चेक करते हैं। डी ओ एस टी ओ आई, देखो ये कह रहे डी ओ एस टी ओ आई, ये तो हमें गिवन ही है ना ऑलरेडी। देखो डी ओ एस और टी ओ आई ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड एंगल होता है। ये पूछ रहे हैं ना एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए हमें, तो ओ टी आई, ध्यान से देखो ओ टी आई ये एंगल बोल रहा है, और ओ डी आई, देखो अगर ओ टी आई बोले तो ओ एस डी बोलना चाहिए ना, ओ डी आई बोलते हैं तो एंगल ही भी नहीं बना, ये तो साफ गलत है। और टी ओ ओ एस, देखो टी ओ ओ एस, देखो ये हो सकता है क्योंकि देखो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये बीच में एंगल हो जाएगा, तो एस ए ऐसे प्रूव हो जाएगा, है ना। और फिर भी चौथा चेक कर लेते टी आई और डी एस, डी एस। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता टी आई डी एस, देखो अगर हम ये साइड और ये साइड लेंगे तो एस एस ए, ये रूल नहीं होता, ठीक है। तो हमें ये और ये लेना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा टीओ और ओ एस। टीओ ओ एस मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात कि देखो ए एस ए होता है, एस ए एस होता है, एस 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 होता है, आर एच एस होता है, ठीक है, और ए एस भी होता है। लेकिन एस एस ए या ए एस एस या ए ये नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम जो है ना साइज होना चाहिए। अब ये तीनों क्यों नहीं होते, अगले क्वेश्चन में जब आएंगे ना तो उसी में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं तो आपको समझ में आ गया, 11th क्वेश्चन का आपका है बी। अब और में कह रहे हैं कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो ये बता दो कि ये जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है और एस टी यू है ये कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से होंगे, तो एक्स वाई जेड और एस टी यू ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, ये दो दे रखे हैं, ठीक है। अब चेक करो यहाँ 12 लिखा है या 5 लिखा है, तो ये पाठ्यक्रम से निकाल लो, ठीक है। देखो आपको कुछ चीजें खुद भी सॉल्व करनी पड़ेंगी,
ठीक है, इतना आसान नहीं है मार्क्स लाना। ठीक है, अब स्कूल जो है आपके ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरीके से आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। देखिए बच्चों, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितने का होगा? पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है ना, तो ये 13 का होगा। कितने का होगा? 13 का। चेक कर लेते हैं। 90 के सामने वाले को अलग, देखो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो। एक्स वाई कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, और वाई जेड कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर। 12 12 कितना होता है? 144। 5 का 25, 169। और ये एक्स जेड, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो एक्स जेड कितने का आ जाएगा आपको? 13 का आ जाएगा। ठीक है, कितने का आ जाएगा? 13 का आ जाएगा। ठीक है, तो 13 आ गया ना। ऐसे ये 12 का है, ये 13 का है, तो कितने का आएगा? 5 का आएगा। अब इसने क्या बोला है, देखो चेक करो, क्या इसमें एस 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 की प्रॉपर्टी लगती है? हाँ देखो, तीनों साइड है, तीनों साइड पता है। हाँ ठीक है। आर एच एस की लगती है, आर एच एस की, आर एच एस पता है आपको? आर एच एस क्या होता है? राइट मतलब 90, दोनों में 90 है। आर एच एस, राइट मतलब 90 90 दोनों में। एच दोनों में 13 13 है। एस कोई भी एक साइड ले लो, 5 5। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा था कि इसमें एस एस ए क्यों नहीं होता, क्योंकि एस एस ए जो है आर एच एस वाला बन जाता है ना ये, तो 90 वाला हो तभी होता है वो। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? तो ये आर एच एस भी है, आर एच एस भी है। ओके, अब ये कह रहे हैं एस एस है, देख लो, दो साइडों के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल, तो ये है, तो डी आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11वां है, तो 11वें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपका बी आंसर था, लेकिन ऑप्शन वाले में आपका डी आंसर है, तो इसलिए कई बार अलग अलग भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने वो उस क्वेश्चन को अच्छे से मैंने बता दिया, जो मुझे पूरा जो होना चाहिए ना आंसर, वही आपको बेस्ट बताया है, क्योंकि जिससे आपके नंबर ना कटें। ठीक है, सर में आ गई। ठीक है प्यारो, अब आप आगे देखो। देखो 2 3 साल पहले के भी मैंने जो पेपर आते हैं ना फर्स्ट टर्म के, वो भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी सब देख सकते हैं। ठीक है, तो या तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, या डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं। तो डियर, आपका 11वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या आ गया? डी, ऑल ऑफ द एबव। एक बात और सुन लो, ये मत सोचना कि आपको फिगर में या 12 लिखा है, या 12 लिखा है, या 5 लिखा है, 13 लिखा है, अलग लिखा है, तो इसको देखकर बताना होगा। अगर वहां कहीं चीज सोल्व करने वाली हो ना, तो उसको सोल्व भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। 12वां बहुत मजा आएगा आपको। ये कह रहा है कि 12वें क्वेश्चन को देखो आप। 12वें में बोल रहा है कि ना, पी यू एल, ये जो पी यू एल है ना, पी यू एल, इसका पैरामीटर 30 दे रखा है। ठीक है, तो आप ये फिगर बनाओ, ये 70 का है, ये 8 का है, ये 10 का है, ये 60 का है। पी यू एल, अब ये 70 का है आपका। ठीक है, ये 8 का है, ये आपका 10 का है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ये पैरामीटर 30 का है पी यू एल का, तो ये 10 का है, 8 का है, तो ये टोटल जो है 30 का है। पैरामीटर मतलब पता है ना, बाउंड्री का टोटल। पैरामीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो ये कितना हो गया? 12 12 8 20 30 हो गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल दे रखा है आपको, एम एन और क्यू। ये आपको 50 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें सिमिलर लग ही नहीं रहा, तो ये कह रहा है कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है कि यस ये है, नो ये नहीं है। तो इस तरीके से 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए, पहले आप देखो, ये 70 का 60 का, तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है?
एक ट्रायंगल का 180 होता है ना, तो 70 का 60 का तो कितना आ गया, 50 का आ गया। ये 50 का 60 का तो 70 का आ गया। आपको सर इसके तो तीनों एंगल एंगल बराबर है, तो ये तो सिमिलर हो ही गया। ओ, मतलब आप सोचेंगे कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब सर्वांगसम हो गया। तो डियर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तीन ए होते हैं तो वो सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है, उसे हम सर्वांगसम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी होगी। क्योंकि देखो, ये ट्रायंगल है, इसका भी टोटल, ये ट्रायंगल है इसका भी टोटल 180 है, और यहाँ मैंने बड़ा ट्रायंगल बता दिया इसका भी टोटल 180 है। अब दोनों की शेप सेम है, दोनों ट्रायंगल, लेकिन साइज अलग अलग है ना। कॉन्ग्रुएंट उसे कहते हैं जिसकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। तो यहाँ पर एक का पैरामीटर 30 दे दिया और दूसरे के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट होगा? ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो इसलिए हम बोलेंगे नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? तो देखिए, द कंक्लूजन अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कैन बी मेड इफ द लेंथ ऑफ द साइड यूएल। ये कह रहा है कि यूएल दिया होता, देखो यूएल तो हमें पता लगी कि 12, तो ये तो गलत है। ये कह रहा नो एज द मिसिंग फिगर इन ईच ट्राइंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये कह रहा है क्योंकि एज अ मिसिंग एंगल इन ईच ट्राइंगल, देखो हमने मिसिंग एंगल भी निकाल लिया, तीनों को निकाल लिया ना, तो ये भी रीजन सही नहीं है। ठीक है, और ये यस एज एन कैलकुलेटिंग द मिसिंग एंगल, कह रहा हमने मिसिंग एंगल निकाल लिया और हमने देखा कि तीनों ए है, मतलब तीनों में एंगल एंगल बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और लास्ट देखो, त्रिभुज की समरूपता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि एम एन क्यू की भुजा एम एन एम क्यू एन क्यू हमें ज्ञात हो। देखो ये इस बिल्कुल सही, अगर हमें ये साइड पता होती, तो अगर यहाँ 8 है ये भी 8 होता, ये 10 है ये भी 10 होता, तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट वाली लाइन सही थी। समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि क्वेश्चन नंबर आपको 12वीं का डी है, ये पूरी लाइन आप लिख लेना। ठीक है, आप भी कहते हो कि कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, अब वीडियो बना रहा हूँ, अगर समझ ही नहीं आएगी तो फिर बनाने का फायदा क्या? ठीक है डियर, अब उसके बाद 13 क्वेश्चन देखो। तो आपको बार बार समझ में आ गया होगा। 13 कह रहा है कि द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड ए, ठीक है, तो यूनिट इज, तो ये कह रहा है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है कि उसका एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड बोल रहा है बच्चों, वो अगर हमें ए दे रखा है तो उसका एरिया क्या होगा? तो देखो आप इसमें जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें हमें बोला है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होती है, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ये जो है वो ए दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ए। तो ये कह रहा है कि अब आप जो है इसका एरिया पता लगाइए, इसका एरिया कितना होगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एल्टीट्यूड दे रखा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल सोचते हैं और कहते हैं हमने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2/3/4 a²। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें साइड ए नहीं दे रखी, हाइट ए दे रखी है, और जब हमें हाइट ए दे रखी है तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपको मैं बता दूं कि इस पूरे को हमने क्या मान लिया, 2x मान लिया। मतलब ये भी x, ये भी x, और x कितने हो गए, 2x। ठीक है, मैं x भी मान सकता था, वो टफ हो जाता है। अब देखो, अगर ये 2x है तो ये भी साइड 2x होगी और ये भी साइड 2x होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, हर साइड जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये तो 2x ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइड बराबर होती है, तो ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ABC। 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 90 के सामने वाले को अलग लिख दिया, AB² और BC²। ठीक है,
अब ए सी कितना है 2x की पावर 2, ए बी कितना है ए स्क्वेयर, बी सी कितना है एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। 2 जा कितना हो गया 4x का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। अभी एक्स का स्क्वेयर इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। तो 4x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर गए, कितने बचे 3x का स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए का स्क्वेयर। पर हमें जो है वो एक में आंसर लाना है, तो एक्स स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वेयर 3 में चला गया। ठीक है, एक आंसर ये दिमाग में रख लो, ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। देखो मैंने इसको 2 बार लिख लिया और 3 को मैंने ऐसे लिख लिया और ये लगा दिया यहाँ पे रूट, क्योंकि स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा ना। 2a में से a के बाहर आ गया, ये √3 अंदर रह गया, क्योंकि ये तो 2 बाहर निकल नहीं सकते। ठीक है, आगे अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है। अब ध्यान सुनो, अब जब हमें हाइट दियो और बेस दियो तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें एरिया तो निकालना है, 1/2 बेस कितना है, बेस है इसका 2x, तो 2x हाइट कितनी है हिंदी में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस मतलब आधार 2x है, इसमें ऊंचाई कितनी है a। ठीक है, अब देखो 2 से 2 तो कट गया, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, x की वैल्यू कितनी निकाली है ये निकाली ना। इस x की जगह लिख देंगे a/√3 और गुणा में a। देखो x की जगह क्या आ गया a/√3 आ गया और a की जगह a लिख दिया और a का स्क्वायर बटे में √3। और जब भी नीचे को रूट होता है उसको रेशनाइज करते हैं, ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, मतलब ये ऊपर ये नीचे, a स्क्वायर √3 √3 1 3 बन गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, a स्क्वायर √3/3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा क्या आ गया c और √3/3 a स्क्वायर। ठीक है, एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ये हमने ट्रायंगल लिया था, हमें ये चीज a दे रखी थी, इसको हमने 2x माना तो x ये आ गया 2x। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको अलग लिखा था 2x का स्क्वायर, इसको अलग लिखा था दोनों को, ये हो गया 4x का स्क्वायर a स्क्वायर x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर जाके माइनस का हो गया था, तो 3x का स्क्वायर आ गया। तो इस a की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो हम इसको बटे में ले गए और स्क्वायर जाके रूट बन गया था, a बाहर आ गया √3 अंदर रह गया। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया था 1/2 बेस इंटू हाइट का। तो 1/2 बेस कितना है हमारा 2x। ठीक है, और हाइट हमारी कौन सी थी a, हाइट कौन सी थी a, तो a हमने पुट करा, 2 से 2 कट के x की वैल्यू कितनी है यही a/√3 मल्टीप्लाई में a, तो a का स्क्वायर अपन में 3, इसको दोबारा से हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, तो a स्क्वायर √3 3 बन गया। तो इस तरीके से हमारा ये सी आंसर आ गया। तो देखिए दोबारा बता दिया, ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आपको नीचे वाला दिया जा रहा है, आप ये कर दीजिए s-a 10 दे रखा है, s-b आपको 20 दे रखा है, s-c आपको 30 दे रखा है। तो ये कह रहा है कि आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है। मैं आपको बता दूं कि जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं ना तो वो हमारा s निकल जाता है। और जितने भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना, आप उसमें चेक कर लेना, इन तीनों को जोड़ो 10 + 20 + 30, 30 भी 50 60 आ गया, और हमें p निकालना है। तो p जो होता है इसका डबल होता है, तो कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर डी आ गया। तो ये तो वैसे ही बहुत आसान था, 13वें का और वाले का आंसर क्या डी 120 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर सी था और यहाँ पर डी आ रहा है,
तो अलग अलग दे रहे हैं, इसलिए ये मत सोचना कि दोनों का सेम होगा। अब 14 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, बनाओ 15, 20 और 25 वाला, तो उसका अर्ध परिमाप निकालो, उसका सेमी पेरीमीटर निकालो। तो बच्चों सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये 15 दे रखा है, ये 20 और ये 25। आपको ये सेंटीमीटर माप के नहीं बनाने होते, रफ में बनाने हैं। तो वैसे ही एमसीक्यू है, तो तीनों को जोड़ो। ऐसे कैसे निकालते हैं बच्चों, पता ना, सेमी पेरीमीटर जानबूझ के लिखा है ताकि बच्चे सोचे ये तो मैं आता ही नहीं है अर्ध परिमाप, क्योंकि उसको एस बोलते हैं। तो एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं। दो तीनों को जोड़ के 2 से भाग करने, किससे भाग करने, 2 से। तो 25, 30, 40, 50, 60, आधा कर देंगे 30 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या, सी। ठीक है, सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि ये ये में ये जोड़ देते हैं तो के का मान क्या होगा। ठीक है, यदि व्यंजक इसमें ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो देखो, आपको हिंट भी इसने दे दी कि ये नंबर है आपका, इस नंबर में आप ये नंबर जोड़ रहे हैं, माइनस का 8√2। तो ये कह रहा है जब ये जोड़ते हैं तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो आप घबरा मत करो, कोई भी नया क्वेश्चन आए उसको बिल्कुल जैसे आपको आते करो, आपको आंसर खुद पता लग जाएगा। देखो, इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, भाई 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आ जाएगा। 2 किस से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब इस √8 को खोलो, आता ना खोलना, 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, तो कितना आ गया, 2√2 आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 8√2, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना, इसमें ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो, पहले देखो जितना सोल्व हो सके। 2√2 है, ये 8 है। ठीक है, तो 8√2 में से 2√2 गए तो माइनस के 6√2 बचे। ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पर रेशनल आएगा तो के की वैल्यू क्या होगी, 6, 12, 18 या 36। अब इस के की जगह आप क्या रखोगे कि ये सॉल्व करने पर यहाँ पर जो है ना रेशनल नंबर बन जाए। देखो, अब ये के, ये तो जुड़ तो सकता नहीं है। आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि ये चीज आपको इसके बराबर करनी है। ये चीज के बराबर करोगे तभी तो ये दोनों कटेंगे और 2 बचेगा, और वो 2 क्या है, रेशनल नंबर। समझे मेरी बात। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका बच्चों, अगर आपको माइंड में अगर सोल्व कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ये पहले 6 रख के देखो, यहाँ पे की जगह, जब आप की जगह 6 रखोगे तो 2 3 6, 3 1 3, बाहर निकल रहा कोई, नहीं निकल रहा, तो 6 नहीं रख सकते। अब 12 रख के देखो, 2 की जगह 12 रख के देखो, रखो 12, 12 के टुकड़े करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 में से एक 2 बाहर आ गया। अब देखो, 2 12, 3 अंदर रह गया, 3 अंदर रह गया और 2 बाहर आ गया, तो 2 दूनी 4√3, यहाँ पे 4√3 आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम 12 भी नहीं रख सकते। ठीक है, और पहली बार हमें 2 चाहिए, अंदर क्या चाहिए, 2। अब 18 रखो, देखो 36 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 36 का √6 हो जाएगा, तो अंदर 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2। 18 रखो, अब आप समझ गए सर 18 आंसर है, वेरी गुड। लेकिन देखो ध्यान से, ये आ गया, तो 2 3 में से 3 बाहर आ गया, तो 2 बचा, क्या बचा, 2, तो 2 अंदर रह जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, 2, ये 2 है ना, 2 यहाँ 2 लिखा, और के की जगह अगर 18 होगा, इस सेम उतार देंगे, तो 18 का 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, और 3 दूनी 6√2 हो जाएगा, तो 6√2, तो ये दोनों कट गए, तो माइनस का 2, और रेशनल नंबर बच गया, नहीं बच गया, क्योंकि जब भी रूट होता है तो इरेशनल होता है। रेशनल बनाने के लिए
हमें क्या रखना पड़ेगा, तो अब समझ में आ गया कैसे करना है। अब यहाँ पे √2 की जगह √3 आएगा तो कौन सा आंसर आ सकता था। ठीक है, तो ये 12 कोई और होगा, क्योंकि रकम उस हिसाब से दी होगी। समझ में आ गई कैसे करना था। देखो वीडियो को ना दोबारा से देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं एक एक क्वेश्चन बार बार कराऊंगा तो फिर उसमें ना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब फटाफट 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन, अच्छा ये समझ में आ गया ना बच्चे, एक बार बता दूं दोबारा से कि जो 15वां क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर सी है। ठीक है, ठीक है। अब फटाफट देखो 16वां। तो ये कह रहा है नीचे दिए गए आयचित्र में एक संग्रहालय में विभिन्न दिनों में आए आगंतुकों की संख्या को दर्शाया गया। ये देखो, देखो ये लिखा है नंबर ऑफ डेज, और 40 है, ये 50 होगा, 60 70, तो नंबर ऑफ विजिटर, तो कितने विजिटर्स आए हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रखा है। तो दोबारा से सुन लो कि ये हिस्टोग्राम है और हमें म्यूजियम में कितने दिनों में कितने कितने लोग आए ये हमें दिखा रखे हैं। ठीक है, तो 40 से 50 तक आए हैं। ठीक है, कितने दिन में, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5, तो पहले एक दिन में। ठीक है, और 5 दिन में कितने आए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो, तो कह रहा है विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट द हिस्टोग्राम। ये कह रहा है हिस्टोग्राम के बारे में कौन सी बातें सही लिखी गई है। चारों में से एक बताना सही। ये कह रहा है देयर वर अबाउट 80-90 विजिटर्स, 80 to 90 विजिटर, मतलब 80 से 90 के आसपास विजिटर आए हैं फॉर 12 डेज एट म्यूजियम। 80 से 90, 80 से 90, चेक करो कि कितने आए हैं। 10 आए हैं, और यहाँ क्या बता रहे हैं 12 डे। ये गलत है। ये कह रहा है संग्रहालय में 5 दिनों के लिए लगभग 60 से 70 आए हैं। तो 60 से 70 5 दिनों के लिए, देखो बिल्कुल ठीक है। देखो 60 से 70 में 5 दिनों के लिए तो है, ये देखो। अब और चेक कर लो, हमें पता लग गया बच्चों कि 16 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर है। ठीक है, पूरा लिख देना। अगर आप बी लिख दोगे तो भी बहुत है। अब सी देखो, कह रहा 6 दिनों के लिए 120 से 140 में, 120 से 140 में 6 दिनों के लिए आया है। देखो इसमें तो आया 7 दिन, इसमें आया है 4 दिन, तो ये तो गलत ही है। दो इकट्ठा बता दिया, वो भी गलत। फिर कह रहा है 26 दिनों के लिए आया 100 से 120 में, 100 से 120 में 26 दिनों के लिए आया है। देखो 26 दिनों के लिए आए तो, लेकिन वो 100 से 110 दिन के लिए है। ठीक है, तो गलत है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 16 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो फिर लेकर आऊंगा। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सपोर्ट के लिए जो है वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। मैं आपको ये इस बात दिलाना चाहूँगा कि आप बहुत सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, इस बार टाइम थोड़ा कम था, पिछली बार लाइव भी आता था। ठीक है, तो आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी इंग्लिश एसएसटी वगैरह जो भी है वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।